एजुकेशन पॉइंट इंडिया में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे बाबा साहब द्वारा लिखित पुस्तक जात पात का विनाश पुस्तक का भाग 5, जिसमें वंश और रक्त का सुधार व जाति प्रथा के बारे में बताया गया। तो वीडियो देखने से पहले एक बार चैनल सब्सक्राइब करना, वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। जाति प्रथा के पक्ष में कुछ लोगों ने जीव विज्ञान का स्वरूप देकर सही साबित करने की कोशिश की। उनका कहना है कि जाति प्रथा के द्वारा वंश और रक्त की शुद्धता की रक्षा होती है। इस संबंध में एथनोलॉजिस्ट वैज्ञानिक की राय है कि शुद्ध रक्त या शुद्ध प्रजाति के लोग अब दुनिया में कहीं भी मौजूद नहीं हैं और सब भागों में सभी जातियों ने मिश्रण या मिलावट हो चुकी है। भारत के लोगों के संबंध में तो यह विशेष तौर से सही बात है। डॉक्टर D.R. भंडारकर ने अपने लेख हिंदू आबादी में विदेशी तत्व में लिखा है, भारत में मुश्किल से कोई जाति या वर्ग ऐसे होंगे जिनमें विदेशी मिलावट नहीं हो। विदेशी रक्त की यह मिलावट केवल राजपूत व मराठा जैसे लड़ाकू जातियों में ही नहीं बल्कि ब्राह्मणों में भी विद्यमान है, जबकि ब्राह्मण इस भ्रम व कल्पना में मगन है कि उनकी जाति सर्वश्रेष्ठ है क्योंकि उनमें विदेशी रक्त का मिश्रण नहीं है। जाति प्रथा के संबंध में यह नहीं कहा जा सकता कि जाति प्रथा का विकास नस्लों के मिश्रण को रोकने तथा रक्त की शुद्धता बनाए रखने के लिए हुआ। ऐतिहासिक सच्चाई यह है कि जातियों की उत्पत्ति उस समय के बाद में शुरू हुई जब भारत की अलग अलग नस्लें रक्त और संस्कृति के कारण अलग अलग हो चुकी थी, अर्थात यहाँ के लोगों में रक्त एवं संस्कृति के विदेशी तत्व पहले ही घुल मिल चुके थे। अंत जाति भेद को वंश भेद मानते हुए यह दावा करना कि भारत की विभिन्न जातियां विभिन्न वंशों के कबीले हैं, यह सच नहीं बल्कि गुमराह करने का दावा है। पंजाब के ब्राह्मणों और मद्रास के ब्राह्मणों में क्या कोई वंश का संबंध है? इसी तरह बंगाल व मद्रास के अछूतों में क्या कोई निकट का वंश संबंध हो सकता है? वंश की दृष्टि से पंजाब के ब्राह्मण उसी प्रजाति यानी वंश के हैं जिसके वहाँ के चमार हैं। मद्रास के ब्राह्मण व चमार में क्या कोई विभिन्नता पाई जाती है? इसी प्रकार मद्रास के ब्राह्मणों तथा पेरिया अछूतों का वंश एक है। जाति प्रथा वंश के विभाजन की सीमा तय नहीं करती है। जाति प्रथा एक ही वंश के लोगों का सामाजिक विभाजन है। किसी भी वंश भेद की बात मानकर कोई यह सवाल कर सकता है कि भारत में अलग अलग जातियों के बीच अंतर्विवाह के द्वारा वंश और रक्त की मिलावट की आज्ञा दे दी जाए तो क्या नुकसान है? मनुष्य और जानवरों में इतना अधिक अंतर है कि विज्ञान मनुष्य और जानवर को दो अलग अलग जातियों के रूप में स्वीकार करता है, लेकिन वंश की शुद्धता में विश्वास रखने वाले वैज्ञानिक भी यह दावा नहीं करते हैं कि अलग अलग प्रजाति या वंश के लोग अलग जातियों के होते हैं। वे केवल एक और उसी ही जाति के अलग रूप हैं। ऐसे में वे आपस में दूसरी जाति से संबंध करके संतानें पैदा करते हैं जो संतान पैदा करने के योग्य होती है और बांझ नहीं होती है। जाति व्यवस्था के पक्ष में वंश और मानव के विकास के बारे में कई तरह की बकवासपूर्ण बातें की जाती है। ऐसे बहुत कम लोग होंगे जो जाति व्यवस्था की तब भी आलोचना करते हैं जब यह मानव विकास के बुनियादी सिद्धांत के अनुरूप होती है, क्योंकि उचित माध्यम से वंश में सुधार का विरोध थोड़े ही लोग करते हैं।
लेकिन किसी के लिए यह समझ पाना बहुत मुश्किल है कि जाति व्यवस्था को न्याय संगत कैसे माना जा सकता है। जाति प्रथा एक घटिया वह नेगेटिव सोच की किस्म की प्रथा है। यह अलग अलग जातियों के लोगों को आपस में विवाह करने से रोकती है, जो कि शादी करने के लिए चुनाव का सकारात्मक तरीका नहीं है। यह तय करता है कि एक खास जाति के किन दो व्यक्तियों को विवाह करना चाहिए। यदि जाति व्यवस्था मानव विकास के विज्ञान पर आधारित है तो उपजातियों का आधार भी मानव विकास के क्रम में होना चाहिए। लेकिन क्या कोई गंभीरता से यह दावा कर सकता है कि उपजातियों की शुरुआत भी मानव विकास के विज्ञान के कारण हुआ है? मेरा विचार है कि इस तरह की मान्यता के पक्ष में बहस करना व्यर्थ है और इसका कारण बहुत साफ है। यदि जाति का मतलब नस्ल या प्रजाति है तो उपजातियों में पाए जाने वाले अंतर वंश का अंतर नहीं माना जा सकता, क्योंकि उपजातियां एक ही नस्ल की काल्पनिक शाखाएं हैं। इससे स्पष्ट है कि उपजातियों के बीच परस्पर विवाह खान पान पर रोक वंश वह रक्त की शुद्धता बनाए रखने के उद्देश्य से नहीं हो सकती। लेकिन उपजातियां मूलतः मानव विकास से संबंधित नहीं हैं, तो इस बात में कोई सच्चाई नहीं हो सकती। यदि जाति की शुरुआत नस्ल या वंश सुधार विज्ञान होता तो आपस में शादियों के खिलाफ रोक समझ में आ सकती थी। लेकिन जाति और उपजाति के बीच खान पान पर रोक का क्या उद्देश्य है? आपसी खान पान से रक्त पर कोई असर नहीं होता और इससे नस्ल को अच्छा या खराब बनाने या गिरावट से कोई संबंध नहीं हो सकता। इससे साबित होता है कि जाति पाति का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है और जो लोग इसे मानव विकास पर सही प्रमाणित करने में लगे हुए हैं वे एक ऐसे आधार का सहारा ले रहे हैं जो सरासर अवैज्ञानिक है। आज के समय में भी सिंदूर संतान की प्राप्ति की व्यवहारिक संभावना तब तक नहीं बन सकती सुंदर संतान की प्राप्ति की व्यवहारिक संभावना तब तक नहीं बन सकती जब तक कि वंशवाद के बारे में सही व आनुवंशिक वैज्ञानिक जानकारी नहीं होगी। प्रोफेसर पैटसन ने अपनी किताब मेंडेल्स प्रिंसिपल ऑफ हेरिडिटी में कहा है कि यदि किसी संतान में अच्छे गुण आए तो उसी के आधार पर यह कहना संभव नहीं है कि वे केवल किसी विशेष परंपरा के गुण के कारण आए हैं। यह भी संभावना हो सकती है कि संतान में जो बेहतर या अधिक शारीरिक गुण आए हैं वे किसी खास जैविक तत्व के होने की बजाय विभिन्न कारणों के संयोग का परिणाम है। यह तर्क देना कि जाति व्यवस्था का सिद्धांत मानव विकास से संबंधित है। आजकल के हिंदुओं के पुरखों के बारे में वंश परंपरा की ऐसी जानकारी देना है जिसके बारे में आधुनिक वैज्ञानिकों को भी ज्ञान नहीं है। किसी पेड़ के बारे में सही निर्णय या आकलन उसके फलों से करना चाहिए। यदि जाति मानव विकास के आधार है तो उसे किस तरह के नस्ल के लोग पैदा करने चाहिए थे? शारीरिक तौर पर हिंदू प्रजाति सी दर्जे के लोग हैं। इनकी वंश के लोग आकार में छोटे व बौने लोगों की नस्ल जो कद में छोटे होने के साथ शक्ति में भी खाली हैं। यह एक ऐसी प्रजाति है जिसका 9/10 भाग फौज की सेवा के लिए नाकाबिल घोषित किया गया है। यह एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था है जिसमें हिंदुओं के एक खास वर्ग के स्वार्थ और अहंकार का पोषण होता है, जिसका सामाजिक दबदबा इतना ऊंचा है कि उन्होंने इस जाति पाति की व्यवस्था को बनाए रखा है और उन्होंने इस व्यवस्था को अपने ही निचले तबके के लोगों पर जोर ज़बरदस्ती लागू भी कर दिया। इनमें स्पष्ट है कि जाति प्रथा मानव विकास के आधुनिक विज्ञान पर आधारित नहीं है। यह सामाजिक व्यवस्था समाज के ऐसे लोगों की देन है जो अपने छल बल और चतुरता से समाज के अन्य
वर्गों पर अपना वर्चस्व वह प्रभुत्व जमाने में सफल हो गए थे और चालाकी एवं कुटिलता से अपने अहम की पूर्ति के लिए वह वर्चस्व को स्थायी बनाए रखने के लिए इन्होंने जाति प्रथा को जन्म दिया। जाति से आर्थिक विकास नहीं होता, जाति से वंश में सुधार भी नहीं होता। हाँ, जाति ने एक काम जरूर किया है कि इनसे हिंदू समाज को पूरी तरह से तोड़कर अलग थलग कर दिया और इन्हें अनैतिक हताशा की अवस्था में पटक दिया। तो भाग 5 यहीं समाप्त होता है। भाग 6 में हम पढ़ेंगे क्या हिंदू एक समाज है। तो आपको वीडियो कैसी लगी, वीडियो पे कमेंट करना, वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। जय भीम, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।